नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करेंगे बसंत भाग 2 का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां और जिसके रचयिता हैं नागार्जुन। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए, ये है हमारी बसंत भाग 2 7वीं कक्षा की पुस्तक का अध्याय 3 हिमालय की बेटियां और जिसके रचयिता हैं नागार्जुन। आरंभ कर नागार्जुन द्वारा रचित एक निबंध है। हर गद्य विधा की एक शैली होती है, जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास। तो जो आज हम जो पाठ करने जा रहे हैं उसकी शैली है निबंध, अर्थात ये निबंध शैली में लिखा गया है। इसमें जो लेखक है नागार्जुन, वो बताते हैं कि नदियों का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। हम हमेशा से ही गंगा मैया कहकर बुलाते हैं, नदियों को तरह तरह के आदर सत्कार देते हैं। तो उनको और लेखक ने भी क्या किया, इस पाठ के माध्यम से जो नदियां हैं उन्हें एक रूपक के रूप में लिया, अर्थात एक प्रतीकात्मक उनका मानवीकरण किया। उनको नदियां न मानकर, उनको प्रकृति न मानकर, मानवीकरण होता है अगर प्रकृति को हम सजीव दिखा देते हैं तो वो मानवीकरण हो जाता है प्रकृति का। तो लेखक ने भी क्या है, जो नदियां हैं, जो हिमालय है, उसको एक सजीव रूप दिया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक कहते हैं कि जो नदियां हैं उनको लेखक ने जब भी देखा तो लेखक को वो नदियां एक संभ्रांत महिला, अर्थात एक कुलीन स्त्री, अच्छे कुल की स्त्री, जो कह देते हैं कि सुशील सभ्य स्त्री होती है, उसकी तरह जो नदियां हैं वो लेखक को नदियां प्रतीत होती थी। एक कुलीन स्त्री की भांति प्रतीत होती थी, बहुत ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी ऐसी प्रतीत होती थी। लेकिन जो नदियां हैं उनके प्रति लेखक के दिल में बहुत ही श्रद्धा थी, और इतनी श्रद्धा थी कि जो नदियां हैं वो लेखक जब उन नदियों में डुबकियां लगाता, नहाता, तो लेखक को ऐसे लगता कि जैसे वो माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में डुबकियां लगा रहा है। मतलब वो उनसे बहुत ही, नदियों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अब लेखक कहता है कि जब मैंने नदियों को बहते हुए देखा तो वो एक कुलीन स्त्री के समान मुझे प्रतीत हुई, शांत, खोई, गंभीर। लेकिन जब मैंने पहली बार हिमालय पर चढ़ा और देखा, जहाँ से उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थल जहाँ से नदियाँ निकलती है, वहाँ पर जो लेखक है वो देखते हैं कि जो नदियाँ हैं वो कितनी दुबली पतली है। ये गंगा और यमुना, सतलुज सब वो जो उद्गम स्थल से निकलती है, एक जलप्रपात के रूप में, झरने के रूप में निकलती है, और फिर ये आगे जाकर इतनी विशालकाय कैसे हो जाती हैं। मतलब ये तो फिर बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उद्गम स्थल में तो ये बहुत छोटे रूप में ही सामने आती है। आगे देखिए, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब जो लेखक है नागार्जुन, वो कहते हैं कि उद्गम स्थल से जो निकलती हुई नदियां हैं वो बिल्कुल छोटी बच्चियों की तरह अटखेलियां करती हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी हैं और ऐसे लग रहा है जैसे वो भागी जा रही हैं। अब वो किशोरी हो चुकी हैं। अब लेखक को यह चिंता सता रही है कि वो ऐसा कौन है जिसको पाने के लिए इतनी बेचैन है और ये इस तरह से भागी ही जा रही हैं। और जो इनका महान पिता है कौन, हिमालय, उनके इतने विशाल प्रेम को पाकर भी इनका जो हृदय है वो अतृप्त यानी असंतुष्ट है। तो फिर ऐसा कौन है जिसे पाकर इनका हृदय संतुष्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, अपने
जो इनकी प्यास मिटा देगा ऐसा कौन है? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अध्यक्षताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब लेखक जो हिमालय है वहाँ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बर्फ जली, जहाँ कहीं बर्फ नहीं है वहाँ पर ऊंची ऊंची नंगी पहाड़ियाँ खड़ी है, तो कहीं पर बिल्कुल भी वनस्पति देखने को नहीं मिलती, तो कहीं पर क्या है, छोटे छोटे पौधे हैं, पौधों से जो घाटियाँ वो भरी हुई हैं। बंधुर अधिकताएं, जो मुकुट हैं, अधिकताएं होती हैं जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर का समतल हिस्सा, जो पहाड़ियाँ होती है उसके ऊपर चोटी न होकर उसके ऊपर एक समतल हिस्सा बन जाता है, तो वो क्या है, एक मुकुट के समान है। सरसब्ज उपत्यकाएं, और सरसब्ज जो होती है हरा भरा, उपत्यकाएं होती हैं जो पहाड़ियों के गहराई में एक भाग होता है जिसे उपत्यकाएं कहा जाता है, जो घाटियां होती हैं। और कवि कहता है कि ऐसा वर्णन करके, जो हिमालय का वर्णन करके कहता है कि ये जो नदियां हैं इनका लीला निकेतन है, जो घर है वो ऐसा ही है। निकेतन का मतलब होता है घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल और जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब लेखक कहता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं और बालिकाओं से किशोरी होती चली जाती हैं, तो किशोरी होते होते जब इनको आगे जाकर देवदार, चीड़, चिनार जैसे अनेकों पेड़ दिखाई देते होंगे, तो वो इन्हें अपने पुराने बचपन के दिन याद अवश्य ही आ जाते होंगे। अब कहते हैं कि कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। अब लेखक कहते हैं कि जो बालिकाएं हैं वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नदियां हैं निकल जाती हैं, लेकिन इन नदियों के जो पिता हैं वो हिमालय इन अपनी बेटियों के पीछे न जाने कितनी ही सिर धुनता होगा। एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है जहाँ कह रहे हैं कि वो बहुत ही अपनी बेटियों के लिए बेचैन रहता होगा, उनकी पता नहीं कितनी चिंता करता होगा। ठीक है, आगे है चिंता करता होगा। और वो कहते हैं कि जो चोटियां, उनसे एक बार पूछो तो सही। लेखक कहते हैं जो चोटियां हैं उन्हें ही पता है, जो हिमालय है उनके पास जो उत्तर में है वो मौन के अलावा, यानी वहाँ सिर्फ शांति है, और इन नदियों का जो अटखेलियापन है इनके अलावा जो विशाल हिमालय है उसके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिलशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लग जाती हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो एक महानद है, मतलब बड़ी, बहुत बड़े जो नदी का रूप है। ये छोटी बड़ी नदियों से मिलकर बनते हैं। जो सिंधु नदी है वो पंजाब प्रांत से बहती हुई सागर में मिलती है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो इनमें इनको देखकर क्यों ये नदियाँ बनती कैसे है, इसीलिए वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि जो ये इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो स्वयं में कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। अब जो नदियां हैं वो हिमालय के जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र को देखकर इसलिए आंखों के सामने नाचने लग जाती है, इसलिए याद आने लग जाती है, क्योंकि ये जो नदियां है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। इन नदियों का निर्माण है वो दयालु हिमालय है, उस पर जमी हुई जो बर्फ है वो पिघल पिघल कर उनके जो दिल है बर्फ, और वो पिघल पिघल कर जो एक एक बूंद इकट्ठी होती है वो इन दो महानदों के रूप में तैयार हो जाती है, और फिर वो जाकर समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती है, यानी बहने लगती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब लेखक कहते हैं कि जो नदियां हैं वो हिमालय की जो बेटियां हैं वो किससे मिलना चाहती हैं, समुद्र से मिलना चाहती हैं।
अब लेखक कहता है कि वो कितना सौभाग्यशाली है, कौन? समुद्र, क्योंकि वो पर्वतराज, पर्वतराज कौन है? हिमालय, पर्वतों का राजा है कौन? हिमालय। हिमालय की जो बेटियां हैं, जो हिमालय की जो नदियां हैं, वो कितना सौभाग्यशाली है समुद्र, जो हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय जिसको मिला है। अर्थात जो नदियां हैं वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, और उनका नदियों का जो उपरोक्त पंक्तियों में, उपरोक्त गद्य में बताया गया था कि जो लेखक नदियों का लक्ष्य है, जो अतृप्त है, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती रहती है, तो वो लक्ष्य है समुद्र में जाकर मिल जाना। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा है, क्योंकि मैदानों में जो नदियां हैं वो लेखक को भी कैसी लगती हैं? कुलीन स्त्री के समान धीर गंभीर नजर आती है, शांत। तो वो कहते हैं कि मेरी तरह जिन लोगों ने पहले सिर्फ इन नदियों को मैदानों में देखा होगा, उनके लिए तो मतलब ये सिर्फ एक स्त्री के समान ही प्रतीत होती होंगी उनको तो। लेकिन लेखक ने जब हिमालय घूमने पर जो नदियों का उद्गम स्थल देखा, तो लेखक कहता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, वो सिर्फ उद्गम स्थल को देखने वाला ही व्यक्ति जानता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे छोटी बालिकाएं नंग धड़ंग होकर अपने माता पिता की गोद में खेलती हैं, ये नदियां भी ठीक उसी प्रकार से ही खेलती, हिमालय की गोद में खेलती हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो पहाड़ी आदमी हैं उनके लिए तो इन नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है, क्योंकि वो तो हर रोज इन्हें देखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरे को तो जो नदियों का जो बालिका रूप है वो बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है, इसलिए मैं हिमालय को ससुर का दर्जा देता हूँ और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे जरा भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विहरी यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काव्य लिखा था, मेघदूत काव्य लिखा था। कालिदास जी कहते हैं कि मेघदूत काव्य में यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कथा होती है, तो उसमें जो मेघ यानी बादल, बादल को दूत बनाकर जो यक्ष है वो यक्षिणी के पास अपने प्रेम का संदेश भेजता है। तो जो मेघ है मेघदूत से कहता है कि तुम अगर जाओ तो रास्ते में वेत्रवती, जिसका प्राचीन नाम है और इसको आधुनिक समय में बेतवा नदी कहा जाता है, कि बेतवा नदी में जाते समय बेतवा नदी में तुम वर्षा कर देना, जिससे क्या होगा, उसको लगेगा कि तुमने उसे यानी नदी को प्रेम का प्रतिदान दिया है, और तुम्हारी जो प्रेयसी है, जो नदी है, वो उस प्रतिदान को पाकर अवश्य ही खुश होगी, प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर, अब ये सारी बातें लेखक को याद आती है कब, जब वो नदियों को उद्गम स्थल पर देखता है, और उन्हें लगता है कि शायद जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने भी उनके सचेतन यानी मानवीकरण रूप को, नदियों के मानवीकरण रूप को पसंद किया, और शायद इसीलिए शायद उन्होंने भी हिमालय के उद्गम स्थल पर इन नदियों को अवश्य ही देखा होगा। क्योंकि लेखक कहते हैं कि पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, तो जो भी अगर इन नदियों का अलग अलग रूप देखेगा तो वो इस नतीजे पर यानी कि उनका नदियों का मानवीकरण अवश्य ही करेगा।
काका कालेकर ने नदियों को लोक मत कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो थोलिड यानी तिब्बत में एक स्थान है थोलिड, तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। अब लेखक कहते हैं कि जो प्राचीन कवि रहे हैं, काका कालेकर ने नदी को क्या कहा है, लोक माता यानी लोगों की माता। जैसे कि हम कहते भी हैं गंगा मैया, गंगा को माता बुलाते हैं। तो कवियों ने प्राचीन समय में भी उसको प्रतीकात्मक रूप में देखा है, मानवीकरण किया है नदियों का। लेकिन जो लेखक कहते हैं कि कवियों ने सिर्फ माता तक ही नदियों को सीमित नहीं रखा है। वो जो नदियां हैं उनको बेटियों के रूप में देख सकते हैं। अगर कोई लेखक उसे नदियों को बेटियां कहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर उसको प्रेयसी की भावना में देखता है, यानी एक प्रेमिका के रूप में देखता है, तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा कुछ कवियों ने उन्हें क्या देखा है, नदियों को एक अलग ही विषय, अलग ही रिश्ते में देखा है, वो है बहन। यानी बहन के स्थान में भी कवियों ने नदियों को देखा है। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई थी कि लेखक कहते हैं कि एक दिन जब वो तिब्बत की यात्रा कर कर आ रहे थे तो उनका मन बहुत ही उदास था और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ढीली थी। और सतलज के किनारे, जब वो सतलुज नदी के किनारे बैठकर, दोपहर का समय था और उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर पाँव लटका लिए, यानी पाँव पानी के अंदर डाल दिए। तो जो प्रगतिशील होता है बहता हुआ पानी, जो बहता हुआ पानी था, उन्होंने उनके पाँव के जरिए ऐसा असर डाला कि उनका तन और मन एकदम से ताजा हो गया। और जो लेखक है वो गुनगुनाने लगते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब पानी में, सतलज नदी के पानी में पाँव देकर जब लेखक का मन प्रसन्न हो जाता है तो वे गुनगुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी हमेशा ही जय हो, तुम धन्य हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, आपकी जो लीलाएं हैं बहन, सतलज नदी को कहते हैं कि आपकी जो लीलाएं हैं वो आश्चर्यजनक है। अलग अलग रूप धारण करते हो और पल भर में ही मेरी जो थकान है उसको दूर कर दिया, इसलिए तुम्हारी जो लीलाएं हैं वो आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जो मेरा मन है मुदित होता है प्रसन्न होना, कि मेरा मन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। और मेरे मन से आलस्य, थकान, वो खुमारी थी वो हट चुकी है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तो इसलिए कहते हैं कि हे सतलज बहन, मैं तुम्हारे ऊपर 100 बार बलिहारी जाऊं, अर्थात मैं तुम्हारी बलाएं हर लूं। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। अब लेखक कहते हैं कि हे सतलज बहन, तुम्हारे जो पिता हैं वो हिमालय हैं, वह तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित हैं, लेकिन क्या रहते हैं, चुपचाप, सदैव ही चुपचाप रहते हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। अब नटी होती है खेल दिखाने वाली, तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो प्रकृति है वो नटी की तरह है, जो अपना अद्भुत खेल दिखाती है। जो प्रकृति, नटी रूपी प्रकृति का जो चित्र है, प्रकृति जो चित्र बनाती है, उसमें जो हिमालय है उसकी अनुपम होती है, अतुल्य, मतलब किसी अनुपम, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, अनुपम अद्भुत आश्चर्यजनक छाप है। अर्थात प्रकृति में हिमालय की अपना ही एक अलग महत्व है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी,
हे सतलज बहन, तुम्हारी जय हो और तुम क्या हो, धन्य हो। इस प्रकार हमारी नागार्जुन द्वारा रचित जो निबंध है, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां, और बस 7वीं कक्षा की बसंत भाग 2 का तीसरा अध्याय है, वह समाप्त होता है। धन्यवाद।